तेजस्वी ने इसके माध्यम से एक बहुत बड़ी राजनीति साध ली है। मुस्लिम संगठनों ने एक साथ मिलकर एक धार्मिक आयोजन को, वो भी दीन की बात करने वाले आयोजन को, उसका बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम समाज के संगठनों का बिहार में एकजुट होना यह अच्छी बात है। तेजस्वी भी बिहार में चुनाव लड़ने आए हैं, लगातार उनकी पार्टी मेहनत कर रही है, जमीन पर उतर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, माई बहन की बात कर रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है। जी हाँ, देखिए, गेम बड़ा में आज हम बात करेंगे बिहार में कांग्रेस की, और कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल की। कांग्रेस में जब से निजाम बदला है बिहार का, तब से खूब एक्शन में दिख रहे हैं कांग्रेस के लोग। कृष्ण कन्हैया की जोड़ी है, और देखिए, कन्हैया का आना ही बिहार में अपने आप में एक कड़ा मैसेज है राष्ट्रीय जनता दल को कि किसी भी स्थिति में अब कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी कर रही है। देखिए, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संपादक सर हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कांग्रेस अपने एक्शन मोड में है, कन्हैया लगातार यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं, तेजस्वी यादव ने एक भयंकर प्लान बना लिया है कन्हैया को रोकने के लिए। कौन सा ऐसा प्लान है सर? कन्हैया नहीं, कांग्रेस को रोकने के लिए। अच्छा। कृष्णा लवरू, नए अध्यक्ष राजेश राम, या फिर कन्हैया कुमार खुद हो, या कांग्रेस ने जो इससे पहले दिल्ली में किया है, उस खेल को रोकने के लिए अब तेजस्वी यादव को ये मानकर चलना होगा कि कांग्रेस बागी मोड में चली गई है। कांग्रेस पर भरोसा करके चलना 2020 में भी घातक था। इस बार भी अगर तेजस्वी इस भरोसे में बैठे रहेंगे कि कांग्रेस वापस आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता दिख रहा है। आ भी जाती है तो कांग्रेस की जो शर्तें हैं वो मुझे लगता है कि राजद स्वीकार नहीं पाएगी। जितनी ज्यादा सीटें मांग रही है वो भी नहीं दे पाएंगे। 2 डिप्टी सीएम की जो डिमांड है वो भी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। और कांग्रेस तेजस्वी के काम बनाने के बजाय बिगाड़ने में ज्यादा इस वक्त इंटरेस्टेड नजर आ रही है। खैर, अभी दोनों पार्टियां कई जगहों पर, कई मंचों पर साथ दिखेंगी, वो मजबूरी है, क्योंकि सामने एनडीए एक बहुत प्रचंड ताकत बनी हुई है। और जिस तरह से भाजपा राज्यों में जीतती आ रही है, ये चुनौती कांग्रेस और राजद दोनों के लिए है कि एकजुट हो रहे हैं तो कुछ हद तक भाजपा को रोकने की कोशिश करें, अलग अलग हो जाए तो वॉक ओवर सा भाजपा को मिल जाएगा बिहार में भी। खैर, ये सब कुछ अपनी जगह पर है। तेजस्वी भी बिहार में चुनाव लड़ने आए हैं, लगातार उनकी पार्टी मेहनत कर रही है, जमीन पर उतर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, माई बहन की बात कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ये मानकर चल रहे हैं कि बिहार में एक बड़ा वर्ग जो सवर्णों का है, हिंदू वोट बैंक में एक बड़ा डिवाइड है। 2020 के चुनाव में गए थे तो साथ में मांझी, मलाह और कुशवाहा थे, तीनों चले गए बाहर, और अंततः हिंदू वोट डिवाइड हुआ। 19 में 0 सीटें आई लोकसभा में, और 20 में सरकार बनाने के लिए नाकाफी थी। तो ऐसे में तेजस्वी यादव आखिर क्या करेंगे? देखिए, पिछले चुनाव में ओवैसी के 5 विधायक जीतना, ये राजद को एक झटका दे गया। उससे कितना नुकसान हुआ राजद को ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर तय है कि राजद इस रणनीति पर काम करने लगी। कालांतर में हमने देखा कि कई और मुसलमान नेता भी बिहार में नाराज हुए तेजस्वी यादव से। शहाबुद्दीन परिवार नाराज हुआ, जिसका खामियाजा उनको आने वाले चुनाव में भी भुगतना पड़ा। तो एक चीज जो तेजस्वी ने अंदाजा लगाया कि एक यादव वोट बैंक, जो बड़ा वोट बैंक उनके साथ है, वो उनकी ताकत जरूर है, लेकिन वो ताकत इतनी नहीं है कि उससे सरकार बनाई जा सके, उसके सहारे बैठा जा। और एमवाई जो लालू यादव का था वो धीरे धीरे दरक गया था। अलग अलग गलतियों को ऐसे मुसलमान वोट भी छटकने लगे थे। तो एक चीज जो लालू यादव ने बहुत पहले समझाई थी कि मुसलमानों को एकजुट करके अपने पाले में करना आसान है, हिंदुओं को 100% एकजुट करना भी संभव नहीं है, और अपने पाले में भी 100% करना संभव नहीं है। यादव वोट भी छटक कर जाएगा ही जाएगा भाजपा की तरफ, लेकिन मुस्लिम वोट कर दे भाजपा को, ये आसान नहीं है। ये मतलब एक्चुअली सही नहीं लगता है सुनने में भी। तो ऐसे में क्या हुआ है, देखिए, पिछले 2-3 दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, इफ्तार पार्टी नीतीश कुमार की भी हुई, तेजस्वी की भी हुई, आज चिराग पासवान की भी हुई। इस दौरान आपने एक बहुत
बड़ी खबर लगातार सुनी मुस्लिम संगठनों वाली, वो बताइए क्या है? मुस्लिम संगठन लगातार मतलब ये दावा किया जा रहा था राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और कुछ ऐसे लेटर आए भी थे जी। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो इफ्तार पार्टी थी उसमें जाने से कुछ संगठनों ने मना किया था। और कुछ नहीं, और ऑफिशियल अनऑफिशियल मिला के कुल 12-16 के आसपास संगठन है, जी, जी। सब ने कहा कि नहीं जाएंगे। जी। यूनिमिटी थी इसमें। जी। मतलब एक स्वर में सबने कहा कि हम नीतीश कुमार और चिराग पासवान, नायडू, इनके कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज वक्फ बोर्ड जो पास हो रहा है वो इन्हीं के सहयोग से भाजपा पास करवा रही है, तो इसका हम कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। देखिए, अपना डर हो सकता है, मुस्लिम समुदायों का वक्फ बोर्ड पर उनका विरोध भी जायज हो सकता है, लेकिन सरकार जो लेकर बिल आ रही है उस पर सरकार का भी अपना ओपिनियन है, और सरकार के पक्षकार भी और सरकार के विपक्ष के भी कई पार्टियां इस वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी हैं। सच्चाई यही है कि जो जो दावा कर रहे हैं तथाकथित रूप से सेकुलर पार्टियां, कांग्रेस हो या स्टालिन की पार्टी हो, सपा हो, बंगाल में ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जब पूरे देश भर से आह्वान किया गया कि शाहीन बाग वाला बड़ा विरोध हम करेंगे, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कोई नेता नहीं पहुंचा। कांग्रेस की तरफ से भी इतने बड़े बड़े तथाकथित माने खुलकर मतलब धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, और खुलकर उस धर्मनिरपेक्षता की आड़ में वो कई बार तो मतलब उसका क्या उसको वर्ड कहा जाता है कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए बयान देते हैं और उनके वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए उस तरह के लोक लुभावन बातें करते हैं, लेकिन कोई पहुंचा नहीं मुसलमानों के सहयोग करने के लिए। हम लोगों ने सवाल भी पूछा था विधानसभा में, कई राजद और कांग्रेस के विधायकों से, सबने कन्नी काट ली। सच्चाई यही है कि बस केवल वोट के लिए मुसलमानों को बेवकूफ बनाना है। खैर चलिए, वो अपनी जगह पर है। मैं फिर कहता हूं कि मुस्लिम समाज के संगठनों का बिहार में एकजुट होना यह अच्छी बात है, और इनका डर भी लाजमी है वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, बिल्कुल लाजमी है, और सबको अपनी बात रखने का अधिकार भी है। लेकिन इफ्तार जैसी चीजें, जिस धर्म पर कहा जाता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, भाजपा धर्म का राजनीतिकरण कर देती है, सम्राट चौधरी पगड़ी पहनते हैं, चिराग पासवान टीका लगाते हैं, इसकी राजनीति होती है, ये हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं है, बस वोट के लिए करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? मुस्लिम संगठनों ने एक साथ मिलकर एक धार्मिक आयोजन को, वो भी दीन की बात करने वाले आयोजन को, उसका बहिष्कार कर दिया। मतलब आपने अल्लाह और पैगंबर के सिखाए हुए दीन को ही फॉलो करने से मना कर दिया। मेरा दुश्मन अगर अल्लाह की बात करेगा, वो पैगंबर की बात करेगा, वो दीन की बात करेगा, तो क्या मैं उसका बहिष्कार इसलिए कर दूंगा क्योंकि वो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखता है? धार्मिक रूप से भी गलत है, बहुत गलत है। लेकिन चलिए, जहां तक वो सब बातें सही थी, सही में बोलता आया, जहां लाइन ड्रॉ होता है वहां मैंने लाइन ड्रॉ की। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा पूरी तरीके से तेजस्वी यादव को हुआ। तेजस्वी यादव ने इन सारे संगठनों को अपने पाले में कर लिया और एक मैसेज भी दे दिया कि एक एम तो मेरे साथ है, मुस्लिम समाज पूरे बिहार का मेरे साथ है। और आज तेजस्वी के जो इफ्तार है उसमें भले मुकेश सहनी नहीं पहुंचे, लेकिन सारे मुसलमान संगठन घोषित अघोषित पहुंचे, सभी पहुंचे। और सभी आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये लगातार तस्वीरें यही इशारा कर रही हैं। तेजस्वी यादव के साथ सारे मौलाना, सारे मौलवी, सारे जो संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, सब पहुंचे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के कार्यक्रम में वहां भी लोग पहुंचे थे, टोपी वाले लोग नहीं पहुंचे थे। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, मौजूद था। दोनों जगहों पर भी पहुंचे हैं लोग। हाँ बिल्कुल पहुंचे। लेकिन जिन संगठनों की बात हो रही है, जिन्होंने बहिष्कार किया था, वो तेजस्वी यादव के साथ पहुंचे। देखिए, तेजस्वी ने इसके माध्यम से एक बहुत बड़ी राजनीति साध ली है, भुना लिया इस पूरे कार्यक्रम को भुना लिया, और ये साबित भी कर दिया कि हम हिंदू वोट के पीछे जो भागते फिर रहे हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और बाकी जातियों के प्रति,
इसका कोई फायदा हमें होना है नहीं, लेकिन मुस्लिम वोट हमें 100% मिलेगा, इसकी गारंटी है। कालांतर में ये मिलता भी रहा है। बिहार में कन्हैया कुमार के अग्रेसिव होने की वजह से, कांग्रेस के नेतृत्व बदलने की वजह से और नए रणनीति की वजह से मुस्लिम समाज उसकी तरफ भाग सकता था। लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से तेजस्वी ने एहसास करा दिया कि कोई कृष्ण कन्हैया यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ अली अली चलेगा, अली चलेगा। हाँ, यहाँ सीधे सीधे मुस्लिम समाज का वोट पर उन्होंने अपनी जो एक तरह से ठप्पा मार दिया है। तो M1 तो ये रहा, एक M तो हो गया है मुस्लिम समाज। अब M2 की बात करते हैं। M2 कौन है? देखिए M2 सीधे तौर पर मल्लाह समाज, मुकेश सहनी। मुकेश सहनी आज के कार्यक्रम में भले मौजूद नहीं थे, लेकिन मुकेश सहनी के समाज का MYM करण हो गया है, यानी मुस्लिम यादव मल्लाह। अच्छा, तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को न सिर्फ बिहार का डिप्टी CM का आश्वासन दे दिया है, बल्कि मुकेश सहनी की तरफ से 60 सीटों का डिमांड और 40 सीटों पर, मतलब मीडिया हल्कों से खबरें जो आ रही हैं कि 40 सीटों पर उनकी रजामंदी का कहीं ना कहीं पैटर्न मिलना ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं मल्लाह समाज साथ में तेजस्वी यादव के है। और जिन जिन सीटों की बात हम करते हैं, चाहे छातापुर की बात करते हैं, केसरिया की बात करते हैं, जहानाबाद की कुछ सीटें हैं, समस्तीपुर की सीटें हैं, और भी कई जगहों पर है, आरा वाली सीट है, और भी सासाराम में है, मुजफ्फरपुर सीट है। इन सीटों पर मल्लाह जनसंख्या ज्यादा है। राजद शुरू से ही इन सीटों पर बिंद, बेलदार, नोनिया, मल्लाह लड़ाती रही और हारती रही, क्योंकि हमेशा मुकेश सहनी उस तरफ रहते थे। अब मुकेश सहनी इस तरफ है, तो इस वोट बैंक को जोड़ देने की वजह से तेजस्वी यादव का कुल वोट बैंक में इजाफा होता है, और तेजस्वी यादव M1 मुस्लिम और M2 मल्लाह। इस M2 प्लान के तहत बिहार में चुनावी जो पहला कहा सकता है कि समीकरण अपने लिए गढ़ कर लिया है। और कन्हैया, देखिए दुश्मनों की बात बाद में करेंगे, पहले दोस्तों की कर लो। पहले दोस्तों से हिसाब किताब होता है। आप कोई चश्मा ले आते तो दुश्मन से थोड़ी कंपेयर करते हैं, दोस्त से मिलाते हैं कि तुम्हारा कैसा है, मेरा कैसा है। कन्हैया कुमार के पास कौन वोट देने वाला है, कौन वोटर है? सच पूछिए तो कन्हैया कुमार को हवा ही ना है, दोनों जगह चुनाव हमारे आपके द्वारा बनाए गए एक स्टार ही ना है। लेकिन कन्हैया कुमार के लोकप्रियता हो सकती है चुनावी राजनीति, लेकिन चुनावी राजनीति में उनकी उपयोगिता कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना 2 बार चुनाव हार, वरना बिहार में उनको यात्रा करने के लिए भेजा था, बल्कि अध्यक्ष बना के भेजा गया होता। बिल्कुल। ना कन्हैया कुमार को कोई भूमिहार वोट करने जा रहा है, ना कन्हैया कुमार को मुस्लिम वोट करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जिधर कहेंगे ये वोट मुस्लिम उधर ही जाएगा। अब तो और पक्का हो गया, अब तो कंफर्म हो गया, अब तो कंफर्म हो गया। मल्लाहों का वोट तेजस्वी के साथ जाएगा अगर मुकेश सहनी इस तरफ रहेंगे तो। भाजपा भले डोरी डाल रही है, और ये हम अगली खबर में बताएंगे कि मुकेश सहनी का क्या मामला है भाई। अब तो लग रहा है कि चले जाएंगे एनडीए में, क्यों चले जाएंगे, क्या होगा। लेकिन जब तक मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ है तब तक मल्लाहों का 100% वोट तेजस्वी के पास जाएगा, और ये वो 100% वाली वोट की गारंटी है जिससे तेजस्वी के उस कुर्सी तक सीएम बनने का कुर्सी का दरवाजा और मजबूत रहता है। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस काम बिगाड़ेगी। साथ रहे या पीछे रहे, अब कांग्रेस को भरोसा नहीं रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हो रहा है उससे कांग्रेस बहुत खुश भी नहीं है। दिल्ली में जो हुआ उससे कांग्रेस डरी, उससे राजद डरी हुई भी है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव और लालू यादव ने जो नया पैंतरा लगाया है, ये पैंतरा नीतीश और चिराग के लिए कम था, कन्हैया के लिए ज्यादा, कृष्ण कन्हैया राम इनके लिए ज्यादा था। और M2 अब तेजस्वी यादव की रणनीति का हिस्सा बन गया है। इसमें एक सवाल मेरा यह भी है सर कि मुकेश सहनी के बारे में कहा जा रहा है कि केवल मल्लाह समाज नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी लोग देख रहे हैं। हाँ, तो जो बड़ा वोट बैंक है। मुकेश सहनी काफी, मतलब मैं तो कहूंगा कि समावेशी हुए हैं। आप देखिए कि जितने भी प्रत्याशी अब तक उनकी तरफ से घूम रहे हैं, जो कंफर्म टिकट ले लेके अपने से ही, वो सारे तो सवर्ण हैं, या यादव हैं, या ओबीसी हैं। मुकेश सहनी के चूंकि सीटें अच्छी खासी उन्होंने मांगी है, 10-12 लोग घूम रहे हैं, हालांकि टिकट हमको मिल चुका है। 50% उन्होंने आरक्षित कर दिया अपने समाज के लोगों के लिए। कंफर्म है कि मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं, 40 को मिल जाता है तो 40 में 10 को 12 को लड़ा देंगे सवाल, बाकी
बाकी सारे उन्हीं के सवर्ण और ओबीसी 10 को 12 में लड़ेंगे। बाकी उनके समाज बाकी के मुस्लिम मलाह के लिए है ना, है। बिल्कुल। तो वो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से और तेजस्वी के साथ आने की वजह से तेजस्वी का वोट बढ़ेगा मुकेश सहनी की वजह से। मुकेश सहनी का नहीं बढ़ेगा, तेजस्वी की वजह से बढ़वे करेगा। बिल्कुल। तो चलिए, देखा आपने गेम बड़ा में साफ साफ क्लियर कट मैसेज है कन्हैया के लिए, बल्कि हम तो यहां तक कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया के लिए, जो जोड़ी है कृष्ण कन्हैया और राम की, उनके लिए एक साफ मैसेज है। तेजस्वी यादव ने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया है जिससे कि सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता उनका और भी सशक्त प्रशस्त हो गया। अब देखना होगा इसमें कोई विघ्न ना पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।